स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकेंड पार्ट में। आई होप कि आपको इस कहानी की एंडिंग शायद सेटिस्फाइड करेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बैड गाय से जीजी को ढूंढते हुए आता है। तो एनी यहाँ पर उस बैड गाय को कमरे में लेकर के आ जाती है। गो यहाँ पर उसे सेव करने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा जाने नहीं दे रहा था। ऊपर से उसके बंदे के लोग यहाँ पर जीजी का वीडियो लेकर के आ जाते हैं, जिसमें कि वो उस बंदे का पेन ड्राइव चोरी कर रही है। लेकिन जीजी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है, और गो भी इस तरीके से जीजी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो बैठ गए गो को कहता है कि देखो भले ही तुम मेरे लेवल के हो, लेकिन तुमसे निपटना मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे पंगा नहीं लो, वरना इस लड़की को बचाने के चक्कर में तुम्हारा भी लॉस होगा। ये बात तो तुम भी जानते हो। एनी यहाँ पर गो को साइड करते हुए कहती है कि तुम जीजी के चक्कर में अपने आप को क्यों इस बदमाश इंसान से फंसवा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बदमाश इंसान भी गो को वार्न करता है कि अगर तुम मेरे और जीजी के बीच में आओगे तो तुम्हारा भी लॉस होगा। लेकिन गो जीजी को उस इंसान के हाथ में जाने नहीं दे रहा था। वो इंसान बार बार जीजी से वो पेन ड्राइव मांग रहा होता है, लेकिन जीजी कहती है कि मेरे पास वो कोई पेन ड्राइव नहीं है, तो मैं कहाँ से पेन ड्राइव देने जाऊँ। तो अब उस इंसान के पास जीजी से वो पेन ड्राइव निकलवाने का और कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक डंडा लेकर के जीजी को वार्न करने लगता है कि अगर वो उसे सीधे तरीके से पेन ड्राइव नहीं देगी तो वो उसकी पिटाई करेगा। जीजी उसे कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे डर नहीं लगता। वो इंसान जैसे ही लेकर के जीजी पर अटैक करता है तो गू बीच में आ जाता है। फिर भी वो इंसान नहीं रुकता है और वो गू को पीटने लगता है और कहता है कि तुम बीच में आओगे तो यही तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। मैं अब रुकने नहीं वाला हूँ, बहुत हो गया। जीजी गू को रास्ते से हट जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन वो उसे छोड़ करके साइड नहीं हो रहा था। और यहाँ पर एनी अपने ही घबरा गई थी कि गू को ऐसे नहीं पीटने के लिए। इस एक लड़की की गलती की वजह से गू इतना सब कुछ झेल रहा होता है। इतना ज़्यादा पिटाई करने के बाद जब वो रुकता है तो गू उसे कहता है कि देखो मैं जीजी को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाला हूँ। जब इसने कहा कि इसके पास वो पेन ड्राइव नहीं है, मतलब कि वो पेन ड्राइव नहीं है, तो बस इस बात को समझो और जीजी को जाने दो। तो वो बंदा कहता है कि मेरे पास इस बात का वीडियो है कि जीजी ने मुझसे वो पेन ड्राइव छीना है, तो फिर मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अब यहाँ पर गू और उस इंसान के बीच में ऐसे लड़ाई होने लगता है। वो इंसान वापस से जीजी की पिटाई करने का भी प्लान ही कर रहा होता है कि वो यहाँ पर बीच में ऐसे जीजी को सेव करने के लिए आ जाता है। वो को पेन ड्राइव दे करके जीजी ने वहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन वो जीजी के जाने से खतरे में नहीं डाल सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आता है। वो जानबूझ करके खुद को उस बदमाश इंसान के गुंडे लोगों के हवाले कर देता है। वो लोग उससे यहाँ पे लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि एक्शन में यहाँ पर हो नहीं वो पेन ड्राइव चोरी करवाया था। वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने वो पेन ड्राइव चोरी कराया था। वो जीजी को क्यों ही बुली कर रहा है, हिम्मत है तो मुझसे लड़े। वह इंसान हो से वो पेन ड्राइव मांगता है तो वो उससे कहता है मैंने पुलिस को वो पेन ड्राइव दे दिया और अब तुम जेल जाओगे। जीजी हो को सेव करने के लिए जाती है तो गो से रोकते हुए कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, वो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, और अगर तुम बीच में जाओगे तो वो तुम्हें भी मार देंगे, फिर हुआ का मेहनत बेकार हो जाएगा। और यहाँ पर वो उसे पेन ड्राइव देने के लिए रेडी नहीं था। एनी अब भी जीजी को ही फंसाने का कोशिश कर रही थी कि वो के कहने पर जीजी नहीं वो पेन ड्राइव चोरी किया है। वो बदमाश इंसान कहता है कि हाँ मुझे पता है, और जब तक मुझे वो पेन ड्राइव वापस नहीं मिल जाता यहाँ से कोई भी बच करके नहीं जाने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी का आवाज़ आने लगता है, क्योंकि वो ने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया था। और उसका आवाज़ सुन करके वो बदमाश इंसान थोड़ा सा घबराने लगता है, क्योंकि अगर अभी वो पकड़ा गया तो फिर वो कन्फर्म जेल जाने वाला है। फिर वो इंसान इस तरीके से हुओ को पेन ड्राइव देने के लिए कहता है। जब हुओ से पेन ड्राइव नहीं देता है तो वो गुस्से में आ करके उसे नाइफ़ मार देता है, और नाइफ़ लगने की वजह से हुओ यहाँ पर अपना जान गंवाने लगता है। और फिर यहाँ पर वो गुस्से में आ करके जीजी पर नाइफ़ मारने वाला था तो गू बीच में आ जाता है और वो उसे सेव करने के चक्कर में इंजर्ड हो जाता है। हुओ यहाँ पर अपनी जान गंवा रहा था तो जीजी गू को छोड़ करके हुओ से बात करने के लिए जाती है, और एनी यहाँ पर गू को संभालती है। हुओ मरने से पहले कहता है कि मैं यहाँ पर पेन ड्राइव नहीं दे पाया हूँ, हमारे पुराने अड्डे पर वो पेन ड्राइव छुपा हुआ है, जाकर के पुलिस ऑफिसर्स को दे देना, हमारा मिशन मत भूलना, उस इंसान को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें तो पता है ना कि वह तुम्हारे डैड के लिए कितना अर्जेंट था। जीजी सारी बातें अच्छे से जानती थी। ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपनी जान गंवा
करवा देता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एनी होती है वो जीजी पर गुस्सा करती है कि तुम तो गू का प्यार डिज़र्व ही नहीं करती, मर तो ये भी रहा था तो तुम इसे छोड़ करके हुओ को बचाने लगी। और फिर वो गू को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। जीजी को भी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब उसे होश आता है तो वो गू के बारे में डॉक्टर से पूछ रही थी। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि तुम दो वीक की प्रेग्नेंट हो, तुम इस तरीके के काम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा बेबी अभी स्टेबल नहीं है, बहुत पंगे हो जाएंगे। जीजी को जब ये बात पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। गू के बारे में पूछने पर पता चलता है कि उसकी जान खतरे से बाहर है, बहुत ज़्यादा चोट उसे नहीं लगा है, वो अपने वार्ड में है। जीजी अपने इस बच्चे के बारे में जान करके बहुत ही खुश होती है और वो सोच रही होती है कि गू ने उसके लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। जीजी की दुनिया में अब उसके मॉम और डैड दोनों ही नहीं थे तो वो इस बच्चे के सहारे ही ज़िंदगी जीना चाहती थी। डॉक्टर जीजी को आराम करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि जीजी कमरे से बाहर नहीं जाएगी, उसे रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। लेकिन जीजी को यहाँ पर हुआ से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। मरने से पहले हुआ ने उसे कहा था कि वो जा करके ज़रूर ही वो पेन ड्राइव पुलिस ऑफिसर्स को दे। जीजी सोचती है कि वो अपना मिशन नहीं भूल सकती है और वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि गू को जब होश आता है तो वो देखता है कि एनी वहीं पर बैठी हुई है। वो जीजी के बारे में पूछती है तो गू एनी उसे कहती है कि एक्चुअल में जीजी तो तुम्हारा फिक्र ही नहीं करती, जब तुम्हें चोट लगा था उसे बचाने के चक्कर में तो वो तुम्हें छोड़ करके हुओ को देखने के लिए गई थी और उतनी देर से तो वो तुम्हें देखने तक के लेने आए। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आता और वो गू को कहता है कि मैंने मना किया था, जीजी प्रेग्नेंट है, तुम लोग प्रेग्नेंट औरत से ऐसा काम क्यों करवा रहे हो। गू जीजी के पीछे पीछे जाता है ये देखने के लिए कि जीजी अगर प्रेग्नेंट है तो वो खुद का ख्याल क्यों नहीं रख रही और वो किधर है। एनी यहाँ पर गू को रोकने का कोशिश करते रह जाती है लेकिन वो कहाँ ही किसी की सुनने वाला था। वो तुरंत वहाँ से निकलता है ये पता करते हुए कि जीजी किधर है और वो उसके पास चले जाता है। अब एनी यहाँ पर अपना चाल चल रही थी इन दोनों को अलग करने का। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी पुलिस ऑफिसर्स को अपने पुराने अड्डे से वो पेन ड्राइव ले करके दे देती है और जीजी ने अपना मिशन यहाँ पर फिनिश कर लिया था। जीजी पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो रिज़ाइन करना चाहती है तो पुलिस ऑफिसर उसका हेल्प करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अपने डैड का मिशन कंप्लीट किया है, आगे तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा हम मानने के लिए तैयार हैं। वो पूछ रही थी कि आखिरकार वो की ग्रेव कहाँ बनी है तो वो पुलिस ऑफिसर उसे बता देते हैं। एक्चुअल में वो उसी ग्रेवयार्ड में था जहाँ पर कि जीजी के मॉम डैड हैं तो वो उनसे मिलने के लिए जाती है। सबसे पहले वो हुओ के ग्रेव पर जाती है, वहाँ जाकर के बताती है कि एक्चुअल में उसने पेन ड्राइव पुलिस ऑफिसर्स को दे दिया है, उनका मिशन कंप्लीट हो गया। उसे इस बात का अफसोस है कि हुओ उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं है। फिर हुओ से थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपने डैड के ग्रेव के पास चली जाती है। अपने डैड को कहती है डैड फाइनली मैंने अपना यहाँ पर जो मिशन है वो अब का कंप्लीट कर दिया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ गू के बेबी को लेकर के। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं ये शहर छोड़ कर के जाना नहीं चाहती क्योंकि मैं आप लोगों के मेमोरीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी आगे की बिताना चाहती हूँ। वो अपनी मॉम डैड से अभी ये सारी बातें कर ही रहा था कि वहाँ पर गू आ जाता है और वो जीजी को कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जीजी उसे कहती है कि ये मेरे डैड का ग्रेव है। गू कहता है ओह तो ही मैं सोचूं कि तुमसे मिलने के बाद मैंने तुम्हारे मॉम डैड को क्यों नहीं देखा। जीजी को वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया। इस बात पर जीजी उसे कहती है क्योंकि बताने का मौका ही नहीं मिला, मैं यहाँ पर हुओ की ग्रेव पर भी आई थी, एक्चुअल में वो मेरी वजह से अपना जान गंवाया। गो जीजी को कहता है कोई बात नहीं, अब जो हो इस बात को भूल जाते हैं, हम हमारे लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। और जीजी वो एक नई शुरुआत करने के लिए भी रेडी हो गई थी। सोचो ना भला, गू ने जीजी को इतना ज़्यादा बोले किया था, इतना ह्यूमिलिएट किया था, उसके सामने वो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट भी हुआ, फिर भी जीजी उसे माफ़ करके बस यूँ ही चुटकी बजा करके लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो गई थी। गो भी यहाँ पे नॉर्मल था। जीजी को वो अपने साथ अपने घर चलने के लिए बोलता है जहाँ पर कि वो उसका ख्याल रखेगा। अपने डैड से जीजी गो को बोल करके मिलवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है, कोई भी मुश्किल आने से पहले ये मेरा ख्याल रखता है।
और फिर वो दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एनी आ जाती है और वो गू को कहती है कि जीजी ने तुम्हें पहले भी कई बार झूठ बोला और वो अब भी तुम्हें झूठ बोल रही है। जीजी यहाँ पर 2 महीनों की प्रेग्नेंट है और तुम्हारी उससे शादी 1 महीने पहले हुई है, तो तुम समझ सकते हो कि ये बेबी एक्चुअल में किसी और का है और ये तुम्हें झूठ बोल रही है। साथ ही में इस बात को प्रूफ करने के लिए एनी ने फेक रिपोर्ट भी बनवाए हुए थे और वो रिपोर्ट यही दिखा रहे थे कि जीजी 2 हफ्तों से नहीं 2 महीनों से प्रेग्नेंट है। अब ये रिपोर्ट देख करके गू का दिमाग ही घूम जाता, उसे समझ नहीं आता कि वो किस पे ट्रस्ट करे। जीजी उसे कहती है, मैं अपने डैड के ग्रेव के सामने तुमसे बात करी थी और मैं कसम खा के बोलती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही है, बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन एनी उसे कहती है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, क्या ये रिपोर्ट जो है वो झूठ बोल रहे हैं। जीजी कहती है, हाँ तुम फेक रिपोर्ट बना के लेके आई हो। तो जीजी गू को कहती है कि ठीक है, काम करते हैं, जहाँ तुम 5 साल रुके हो 9 महीने तो रुक ही सकते हो ना, एक बार बेबी को बॉर्न हो जाने दो, फिर तुम डीएनए टेस्ट करा लेना, तुम्हें पता चल जाएगा ये बच्चा तुम्हारा है नहीं। एनी ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि एक बार जीजी ने बेबी बॉर्न कर दिया तो फिर वो एनी को पूरी तरीके से छोड़ देगा। लेकिन गू जीजी की इस बात को मान जाता है और कहता है, ठीक है, जब मैं 5 साल इंतज़ार कर सकता हूँ तो 9 महीने और क्यों नहीं, तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगी। ये देख करके एनी गुस्सा करने लगती है कि गू ऐसा कैसे कर सकता है। तो गो से कहता है कि जीजी मेरी लीगल वाइफ है, अगर ये मेरे साथ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी। एनी उसे कहती है कि तुम्हारे बुरे समय में मैं तुम्हारे साथ थी, किडनी मैंने तुम्हें डोनेट किया। गो से कहता है, बार बार पास्ट को बीच में मत लाओ, ये मेरे और जीजी की बीच की बात है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं 9 महीने इस बात का इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ कि यहाँ पर ये मेरा बच्चा है या नहीं, और बस ये मेरा डिसीजन फाइनल है। ऐसा कहते हुए जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। घर जाने के बाद वो जीजी का ख्याल कर रहा था और यहाँ पर 2 नैनी को बुला लेता है जो कि जीजी का यहाँ पर केयर करने वाली थी। वो दोनों के बीच ऐसा लग रहा था मानो कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। नैनी के आने के बाद गो ने समझाता है कि जीजी प्रेग्नेंट है और जीजी की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना उनका काम है। फिर उसके लिए सूप बना के लेकर के आया जाता है तो गो अपने हाथों से जीजी को खिला रहा था। जिस प्यार के लिए जीजी गो के पास आना चाहती थी, फाइनली वो उसे अभी दे तो रहा है, लेकिन ये कितने दिनों के लिए है खुद जीजी को भी नहीं पता था। और जब उनमें से एक जो मेड थी वो एक्चुअल में एनी के लिए काम कर रही होती है। एनी को वो सारी बातों को इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि गो और जीजी के बीच में सब कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल चल रहा है। ये सारी चीज़ें देख करके एनी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो घर की मेड को कल जीजी के लिए एक काम करने के लिए बोलती है। अगली मॉर्निंग गू ने यहाँ पर जीजी के चेकअप के लिए शहर के बड़े डॉक्टर्स को घर पर बुलाया हुआ था और जो घर की मेड थी वो एनी के कहने पर ऐसे जीजी के कमरे के बाहर ऑयल गिरा देती है और जाकर उसका कमरा नॉक करती है। जीजी को लगा था कि शायद गू है और वो फर्श पर ध्यान नहीं दे पाती है और गू को देखते हुए नीचे जाती है। उसका नज़र जाता है कि नीचे गू ने ऐसे डॉक्टर्स को बुलाया है। वैसे भी बात करने के लिए जा ही रही थी कि ऑयल की वजह से ऐसे स्लिप करके गिर जाती है और इस वजह से उसके पेट में काफ़ी ज़बरदस्त वाला चोट लगता है। उसका आवाज़ सुन करके गो यहाँ पर जल्दी जल्दी आने लगता है और चोट लगने की वजह से जीजी को यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर्स यहाँ पर आकर के देखते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में जीजी की हालत बहुत ही ख़राब है और बच्चे को बचाना अप्रॉक्स इम्पॉसिबल है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। गो यहाँ पर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलता है ताकि यहाँ पर जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जा सके। लेकिन तभी यहाँ पर एनी जानबूझ करके गो को कॉल कर दी थी और कहती है कि उसकी भी तबीयत एक्चुअल में बहुत ख़राब है और उसके पास कोई नहीं है, क्या गो वहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए आएगा। अब गो को यहाँ पर टफ डिसीजन लेना था और ये ढक्कन इंसान यहाँ पर एनी को चूज करता है और इस तरीके से वो जीजी को छोड़ करके एनी के पास जाने लगता है। जीजी उसे रोकती है, तुम्हें दिख रहा है कि मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है फिर भी तुम एनी के पास जा रहे हो। तो गो से कहता है कि डॉक्टर यहाँ जो डॉक्टर्स है वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। जीजी का दिल गो को लेकर के टूट जाता है। वो समझ जाती है कि ये बंदा कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता है और फिर इस तरीके से वो उसे छोड़ करके एनी के पास चले जाता है। जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, लेकिन जो
चीज़ का डर था वही होता है। जीजी के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर उसे कहते हैं कि फ़िलहाल बेबी अबॉर्ट हो चुका है, लेकिन फ्यूचर में तुम वापस से बेबी कंसीव कर सकती हो। जो मेड थी वो अभी जीजी पर नज़र रखी हुई थी और ये इन्फॉर्मेशन वो एनी को देती है कि फाइनली उसका बेबी अबॉर्ट हो चुका है। एनी जो चाहती थी वो तो हो गया। यहाँ पर वो तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करके गू को ऐसे फंसा करके रखी हुई थी। गू ने यहाँ पर दो दूसरे डॉक्टर्स को भी बुलाया हुआ था एनी का चेकअप के लिए। यहाँ पर उसे कॉल पर पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी का बेबी अबॉर्ट हो चुका है और वो डॉक्टर्स पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें एक बच्चा नहीं बचाया गया। फिर वो यहाँ पर डॉक्टर्स को कहता है एनी का चेकअप करने के लिए। शुरुआत में तो एनी यहाँ पर मना कर रही होती है, क्योंकि अगर कोई और डॉक्टर चेक करेगा तो इट्स ऑब्वियस कि उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है एनी कोई इसका तबीयत ख़राब नहीं और वो एक्टिंग करी है। गू से कहता है तुम मना क्यों कर रही हो, इतने अच्छे डॉक्टर्स को तो मैंने लेकर के आया है, चेकअप कराओ। अब एनी यहाँ पर मना नहीं कर पाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट कुछ यूँ था कि डॉक्टर्स यहाँ पर चेक करके बताते हैं कि एक्चुअल में एनी ने यहाँ पर किडनी डोनेट किया है और उसकी हालत अंदर से ख़राब है। एनी ने रियल में गू के लिए किडनी अपनी बॉडी से निकलवा लिया था, इस लालच में कि इन फ्यूचर गू को कभी ये बात तो पता चलने नहीं वाला कि किडनी डोनेट किया किसने है। एनी के बॉडी में भी एक किडनिज़म नहीं रहेगा, तब तो इस बात को वह यही प्रूव कर रहा होगा कि एनी ने ही यहाँ पर गू को किडनी डोनेट किया था। अब जब भी बात गू को पता चलता है तो वह एनी से माफ़ी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम पर डाउट किया, मुझे लगा कि शायद जीजी सही कह रही है कि उसने उसे किडनी डोनेट किया था, लेकिन अब वो कन्फर्म हो चुका है कि वो सच कह रही है, एनी ने उसे किडनी डोनेट किया था। इतना बड़ा रिस्क यहाँ पर एनी ने अपनी बॉडी के साथ लिया था। अब गू यहाँ पर एनी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रुक जाता है। वो बार बार यहाँ पर जीजी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन जीजी उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसका दिल बहुत ही बुरे तरीके से टूट चुका था और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाती है। उसका ख्याल रखते रखते जब गू वहीं पर बैठे बैठे सो गया था तो वो उसी के फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर जीजी को भेज देती है, ये दिखाने के लिए कि गू तो उससे प्यार ही नहीं करता और देखो तो सही वो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उसे छोड़ करके यहाँ पर है। घर की मेड जानबूझ करके जीजी को उसका फ़ोन देती है कि उसका फ़ोन पर ऐसे मैसेज आया है। जीजी जब उस मैसेज को खोल करके देखती है तो गू ने उसे फ़ोटो भेजा था कि एक्चुअल में वो यहाँ पर एनी के साथ है। जीजी का दिल और ज़्यादा टूट जाता है कि वो इतने बुरे समय से गुजर रही है, तब भी गू उसे छोड़ करके यहाँ पर एनी के साथ है। वो अपने पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और बोलती है कि वो एक्चुअल में अपना डेथ को फेक करना चाहती है और वो यहाँ से निकलना चाहती है हमेशा के लिए, उसे एक नई आइडेंटिटी चाहिए। तो जो वो पुलिस ऑफिसर था वो यहाँ पर जीजी का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन यहाँ पर गू एनी के साथ आता है और वो जीजी को कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, हम इन फ्यूचर ऐसे बेबी कर सकते हैं। एनी यहाँ पर जीजी को एक्टिंग करते हुए कहती है अरे वो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, इसी वजह से यहाँ पर वो मेरा ख्याल रख रहा था, यू नो ना कि मैंने यहाँ पर गू को किडनी डोनेट किया है। जीजी कहती है कि वो झूठ बोल रही है, किडनी मैंने डोनेट किया है। एनी यहाँ पर अपना रिपोर्ट लेकर के आई थी। जीजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गू को भरोसा दिलाने के लिए एनी ने सच में यहाँ पर इस तरीके से जो अपना किडनी डोनेट किया होगा। जीजी उसे कहती है गू को कि तुम सच में उल्लू हो और तुम्हें कभी सच पता भी नहीं चलने वाला है। गू उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, जैसे कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हारे मॉम डैड तो अभी भी ज़िंदा हैं और तुमने अपनी मॉम डैड से सिर्फ रिश्ते नाते तोड़ लिए मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम्हारे डैड अब इस दुनिया में नहीं है। एनी जीजी कहती है कि सबसे घटिया मजाक था तुम्हारा, चले जाओ यहाँ से, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में एनी ने AI से बनाया हुआ एक वीडियो यहाँ पर गू को दिखाया था जो कि जीजी के मॉम डैड का था और गू आँख बंद करके एनी पर भरोसा करता था। इसी वजह से उसने चेक भी नहीं करवाया कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या सच है और क्या झूठ है। जीजी उसे कहती है कि तुम इतने बुरे हो मेरे लाइफ में, इतने बुरे इंसान हो, तुम शहर के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो ना, सच क्या है झूठ क्या है 2 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा अगर तुम सही से इन्वेस्टिगेट करोगे तो। लेकिन तुमने तो एनी की बातों का ट्रस्ट करने का डिसाइड किया, तो फिर तुम मुझसे बात क्यों करने के लिए आ रहे हो, क्यों ना हम अलग हो जाते हैं और ये सारे ड्रामे को ख़त्म करते हैं। गू से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला और तुम मेरे साथ ही रहोगी और हम फ्यूचर में बेबी भी करेंगे। जीजी उसे कहती है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो उसे गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है। एनी भी यहाँ पर रोने धोने का ड्रामा करने लगती है। थोड़ी देर के लिए गू कमरे से बाहर जाता है तो जीजी को एनी कहती है
तुम्हारा तो गू के लाइफ में कोई चांस भी नहीं है। तुम शुरुआत से ही सच बोल रही हो, लेकिन गू को तो मेरी बातों पर ट्रस्ट करना है और तुम्हारे पास इन बातों को कोई प्रूफ करने का जरिया नहीं है कि मैंने एक्चुअल में सारे रिपोर्ट्स फेक बनाए थे। ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तुम्हारे मॉम डैड भी अब इस दुनिया में नहीं है और तुमने एक्चुअल में ये किडनी गू को डोनेट की थी। इस बात पर जीजी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने सिंपल तरीके से गू के लाइफ से जाने वाली हूँ? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी अथॉरिटी के हिसाब से मैंने जितने सारे प्रूफ्स थे जिसको लेकर के तुमने मेरे और गू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए हैं, वो सारे मैंने गू को दे दिए हैं और वो भी देखना 2 मिनट में कमरे में रोते हुए आएगा क्योंकि उसे सच पता चल गया। एनी को लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, इतनी आसानी से वो सारे प्रूफ्स कहाँ ही जमा कर लिए। भले ही वो पुलिस डिपार्टमेंट में, लेकिन उसे पता नहीं था कि जीजी ने सच में ऐसा कर दिया है। गो को जब ये सबूत मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि एनी एक्चुअल में एक्टिंग करी है। किडनी तो जीजी ने ही उसे डोनेट किया था। एनी ने अपनी बॉडी से किडनी जानबूझ करके निकलवाया है और यहाँ पर जीजी के मॉम डैड सच में इस दुनिया में नहीं है। वो यहाँ पर एनी को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे और जीजी के बीच में इतने दिनों से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होते रहा। जीजी यहाँ पर तबीयत ख़राब होने की एक्टिंग करने लगती है। जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को यहाँ पर गो बुलाता है और जीजी को चेक करने के लिए बोलता है। एनी जीजी को ऐसी हालत में देख करके हंस रही थी। वो पूरी तरीके से साइको हो चुकी थी। उसे पता था कि गो उसे अब जाने नहीं देने वाला है। बाहर जा कर के वो गो को कह रही होती है कि एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है। तभी डॉक्टर आकर के बोलते हैं कि जीजी अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पर उसकी यही लास्ट विश थी कि तुम मरने के बाद उसके डेड बॉडी को देखो भी ना। गो को लगने लगता है कि क्या जीजी उससे इतना नफरत करती है कि उसने ये चीज़ यहाँ पर डिसाइड किया था। वो एनी पर गुस्सा करने लगता है कि उसी के वजह से ये सब कुछ हुआ है। डॉक्टर्स उसे समझाते हैं कि जीजी की लास्ट विश है और गो उसे जाने दे, वो जीजी को देखने का जिद ना करे। एनी पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें अब छोड़ने नहीं वाला। एनी उससे कहती है कि सोचो वो लड़की तुमसे कितनी नफरत करती है कि वो मरने के बाद भी तुम्हें खुद को दिखाना नहीं चाहती और तुम अब भी उसके पीछे पड़े हो। क्या हो गया, वो मर गई तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं भी तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन वो उससे कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। अगर तुमने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही ना किया होता तो मैं और जीजी आज खुशी से रह रहे होते और जो कुछ जीजी के साथ हुआ वो कभी होता ही नहीं। एनी उसे कहती है कि 5 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, फिर भी तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है। तुम यहाँ पर जीजी के पीछे पड़े हुए हो। वो अपना गुस्सा यहाँ पर एनी पर निकालने लगता है तो एनी उसे कहती है जैसा कि अब तक जीजी ने तुम्हें इतना सब कुछ झूठ बोला है, मुझे तो लगता है कि वो ये झूठ भी तुमसे बोल ही रही होगी कि एक्चुअल में वो मरी नहीं है और वो डेथ को ऐसे फेक कर रही है। क्या तुमने उसकी डेड बॉडी देखी नहीं ना? मुझे लगता है कि तुम्हें अंदर जा कर के देखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि शायद वो जिंदा है। वो डॉक्टर्स को बोल रही थी कि आप लोग जीजी की डेड बॉडी को लेकर के आइए। गो भी यहाँ पर जिद करने लगता है कि उसे जीजी की डेड बॉडी को देखना है, लेकिन डॉक्टर ऐसा मना कर रहे थे कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। जीजी की लास्ट विश थी और वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। गो कहता है कि जीजी मेरी वाइफ है, मैं उसका लीगल हस्बैंड हूँ और मैं उसके बिना डेड बॉडी के देखे उसकी कोई भी डेथ रिचुअल को करने नहीं देने वाला हूँ। वो दोनों यहाँ पे डॉक्टर का दिमाग ख़राब कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर उसे वो डेड बॉडी नहीं दिखाना चाह रहे थे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीजी के पुलिस ऑफिसर के ग्रुप के यहाँ पर लोग आते हैं और वो लोग गो पर ही गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, एक तो तुम्हारी वजह से हमारे डिपार्टमेंट की एक लड़की भी इस दुनिया में नहीं है और तुमने इस तरीके से ये सब कुछ किया है। तुम एक तरीके से इनडायरेक्टली जीजी के मर्डरर हो। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन गो अपने दिल के दिलासा देने के लिए कि जीजी जिंदा है, वो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि बस एक बार उसे जीजी को देखना है। और फिर यहाँ पर डॉक्टर्स लास्टली यहाँ पर जीजी के डेड बॉडी को लेकर के आते हैं और गो इस तरीके से जीजी के डेड बॉडी को देख करके रोने लगता है और कहता है कि एक बेबी अबॉर्ट होने से किसकी जान जाती है, जीजी उसे छोड़ करके क्यों चली गई, अब वो इस दुनिया में अकेले कैसे ही जिएगा। जीजी का डेड बॉडी देखने के बाद गो को भरोसा हो जाता है कि एक्चुअल में सच में जीजी अब इस दुनिया में नहीं है। वो रोते रोते वहाँ से चले जाता है खुद को संभालने के लिए। उसके जाते ही जीजी यहाँ पर उठती है। वो पुलिस ऑफिसर को थैंक्स बोलती है, वो उसे उसकी नई आइडेंटिटी देता है। जीजी यहाँ पर कुछ दिनों में ये शहर ही छोड़ देने का डिसाइड करती है और वो अब से अपनी नई आइडेंटिटी के साथ जीने का प्लान कर रही थी। पुलिस ऑफिसर ने जीजी का हेल्प किया था उसके डेथ को फेक करने में।
सबके जाने के बाद गो यहाँ पर जीजी के डेड बॉडी के पास वापस आता है और वो सोचता है कि वो खुद को हर्ट कर लेगा, वो यहाँ पर जीजी के बिना नहीं रहने वाला है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर ऐसे पर्दा हटाता है तो वहाँ पर एक डॉल की डेड बॉडी रखी हुई थी, मतलब डॉल की बॉडी रखी हुई थी, जिसे देख करके वो समझ जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसे उल्लू बनाया गया है। जीजी जिंदा है, उसे याद आता है कि जीजी ने उसे कहा था कि उसके मॉम डैड का एक फेवरेट प्लेस है, उसे ऐसा लगता है कि हो ना हो जीजी उसे वहाँ मिल सकती है। वो सोचता है कि अगर जीजी जिंदा है तो वो इस बार उसे अपने लाइफ से कहीं नहीं जाने देगा, वो उसे ढूंढ करके रहेगा। अगले दिन वो जीजी को उस प्लेस पे ढूंढने के लिए चले जाता है जहाँ पर कि जीजी उसे मिल भी जाती है। जीजी को वो देख करके कहते हैं कि फाइनली तुम मुझे मिली गई। इस बात पर वो उसे कहती है तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती क्या, मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ, मैंने तो अपने मरने का एक्टिंग भी किया था तुमसे पीछे छुड़ाने के लिए, फिर भी तुम तो इस तरीके से पीछे ही पड़े हुए हो। गो से कहता है कि आई नो कि मुझसे गलती हुई है और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी बातों का ट्रस्ट करना चाहिए था, मुझे यहाँ पर आंख बंद करके एनी की सारी बातों पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए था। जीजी उसे कहती है अब तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे को तो तुम वापस नहीं ला सकते ना, चाहे तुम मुझसे जितना भी माफ़ी मांग लो, मैंने जो खोया है तुम उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकते। और ऊपर से जब तक मैं तुम्हारे साथ थी तुमने सिर्फ मुझे ही ठीक किया है, अब किस मुंह से तुम मेरे पास आए हो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं माफ़ करूँगी। तुमने मेरे बच्चे को मारा, तुमने मुझे मारा सिर्फ एक ऐसी लड़की के लिए जो शुरुआत से ही तुमसे झूठ बोल रही है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब वो मुझे धोखा दे सकती है तो तुम्हें क्यों नहीं। लेकिन फिर भी तुमने उसी की बातों का ट्रस्ट करने का डिसाइड किया। इतने बड़े रिचेस इंसान हो तुमने एक बार अपने तरफ से सच जानने का कोशिश भी नहीं किया कि एनी का कहना है कि उसने तुम्हें किडनी डोनेट किया था, क्या सच में उसने किडनी डोनेट भी किया है नहीं किया है। अब यहाँ पर जब ये सारी बातें होती है तो गू को पहले से ही अपनी गलती का एहसास तो था, उसने एक्सपेक्ट किया था कि माफ़ी मांगने से जीजी उसे माफ़ कर देगी, लेकिन जीजी उसे कहती कि अगर उसे परेशान करने के लिए आए तो वो सच में यहाँ से जंप कर जाएगी। वैसे भी उसके मॉम डैड भी इस दुनिया में नहीं है तो अब वो वैसे भी जीना नहीं चाहती है, तो वो उसे परेशान करना बंद करें। वो कहते हैं ठीक है, वो ये सब कुछ बकवास करने के बारे में नहीं सोचे और वो उसे परेशान नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ जिए। जीजी वहाँ से चली जाती है। गो जीजी के लिए रिवेंज लेना चाहता था, वह एनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, हम कल शादी कर रहे हैं। एनी अगले दिन ऐसे रेडी वेडी होकर के काफ़ी खुश थी और वो जीजी को कहती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम आज इस दुनिया में नहीं हो और मैं तुम्हारे ही बंदे गू से शादी कर रही हूँ और लास्ट में मैं ही जीती। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें ज़िंदा होना चाहिए था ये दिन देखने के लिए। उसे अब तक पता नहीं था कि जीजी एक्चुअल में ज़िंदा भी है और यहाँ पर गू ने उसके लिए क्या ही प्लान किया है। फिर जब वो इस तरीके से स्टेज पर जाती है तो एक बूढ़ा सा इंसान यहाँ पर एनी से शादी करने के लिए आती है। एनी कहता है तुम मेरा हस्बैंड कैसे हो सकते हो, मेरा हस्बैंड तो गू है। और वो कहता है कि नहीं नहीं, गू ने मुझे भेजा है तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हें पैसे वाला लड़का चाहिए था ना, मेरे पास बहुत ही पैसा है। जितने भी गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे सब एनी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो अपने से डबल एज के इंसान के साथ शादी करिए पैसों के लिए। गू यहाँ पर आता है तो एनी उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना, ये सब कुछ क्या चल रहा है। गो से कहता है हाँ, जैसे तुमने गेम खेला था मेरे साथ, 5 सालों से मुझे झूठ बोला था, एक झूठ मैंने भी बोला और तुम्हें इसी बूढ़े इंसान से अब शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगा था तुम घर की मेट के साथ मिल करके सिर्फ गेम खेलना तुम जानती हो, कुछ गेम खेलना मुझे भी आता है। वो उस बूढ़े इंसान के हवाले जीजी को कर देता है और वहाँ से चले जाता है। जितने भी गेस्ट लोग थे वो सब यहाँ पर जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं, उससे बुरा बुरा बोलने लगते हैं। किस तरीके से जीजी यहाँ पर एक बूढ़े इंसान से शादी करी, अब उसकी मजबूरी थी यहाँ पर इन सिचुएशन को और इस सिमुलेशन को झेलने का। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं, गो अब भी जीजी को मिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एनी इस तरीके से आती है और वो गो से माफ़ी मांगते हुए कहती है उससे गलती हो गई, वो उसे जाने थे। लेकिन गो से कहता है कि अब ये माफ़ी मांगने का इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तुम्हारी वजह से मैंने और जीजी ने अपना बच्चा खोया है। जीजी मेरी लाइफ में नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ करने वाला हूँ। वो गुस्से में एनी को ऐसे धक्का देता है, एनी नीचे गिरती है तो उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है।
वो गू को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है क्योंकि शायद वो प्रेग्नेंट थी। गू से कहता है इसी तरीके से तुमने जीजी का भी बच्चा ये किया था ना, तो वही कर्म अब तुम्हारे पास लौट करके आया और तुम्हें ये तो झेलना ही होगा। घर की मेड को वो कह देता है इसका जो करना है करो, तुम लोग देख लो, हॉस्पिटल भेजना हॉस्पिटल भेजो, जहाँ भेजना भेजो, मुझे अब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो एनी को ऐसी कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से चले जाता है। ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से एनी वहाँ से बेहोश हो जाती है। इतना करने से गू को लग रहा था कि वो जीजी के लिए रिवेंज ले रहा है और अब तो जीजी उसे मान ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर एनी ने इन कुछ महीनों में जीजी ने जो झेला है गू के लाइफ में आने के बाद, वो चीज़ें कभी ठीक नहीं हो सकती। घर की मेट यहाँ पर आती है जो लोग ये अच्छी थी और वो सोच रही थी उसने जीजी के साथ इतना बुरा किया था, इसी वजह से इसके साथ इतना बुरा हो रहा है। फिर वो लोग सोचते हैं कि इसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, वैसे भी यहाँ मर गई तो बेकार में ही तमाशा होगा। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। गू यहाँ पर जीजी को ढूंढने का कोशिश कर रहा था। वो वापस से जीजी से मिलने के लिए जाता है। उसके लिए वो फ्लावर बुके लेकर के गया हुआ था और जीजी को बोलता है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हारे लिए रिवेंज ले लिया है। एनी की शादी मैंने एक बूढ़े इंसान से करा दी है और वो उसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, जो कि अब अबॉर्ट भी हो चुका है। जीजी उसे कहती है तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करने से मैं तुम्हें माफ़ करने वाली हूँ? तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो तुमने मेरा लॉस किया है वो लॉस तो अब कभी वापस नहीं आने वाला ना, तो फिर यहाँ पर तुम्हारे ये सब करने से क्या ही चीज़ें बदल जाएंगी। वो यहाँ पर गू को कहती है कि तुम देखो मेरे लाइफ से चले जाओ, कोई भी सारा काम करने से अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगते हुए उसे एक और मौका देने के लिए कह रहा था कि वो लोग यहाँ पर एक वापस से नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसका फ्लावर बुके ऐसे फेंक देती है और कहती है कि तुम अब मेरी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो। उसने शहर कुछ दिनों में छोड़ देने का डिसाइड कर लिया था। गो सोचता है कि वो जीजी के लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करने के लिए तैयार है। वो जीजी से बहुत ही प्यार करता है। आई नो कि वो उससे बहुत ही गुस्सा है, लेकिन वो उसे आज नहीं तो कल मना करके ही रहेगा। वो अपने दिमाग में यही सोचता है। अगले दिन हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि दूसरे शहर गई हुई थी। वो एक शहर के सेंटर में रूम देख रही होती है और वो जो ब्रोकर था वो जीजी को उस रूम का रेंट बहुत ही कम बताता है। जीजी सोचने लगती है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये शहर के सेंटर में घर है और इतना कम रेंट, बट फिर भी उसे ये घर काफ़ी पसंद था तो वो रूम रेंट पर ले लेती है और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन कर लेती है। उसके दिमाग में ये नहीं आया था कि अब तक एक्चुअल में हो सकता है कि शायद गू ने उसका ये हेल्प किया हो। और ब्रोकर वहाँ से जाता है तो जीजी को एक कंपनी से कॉल आता है। एक्चुअल में उसने 2-3 कंपनीज में अपना इंटरव्यू के लिए दिया हुआ था, जिनमें से एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया था। वो लोग उससे कह रहे थे कि जीजी कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती है और उसे इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तब जाकर के जीजी को डाउट होता है कि जीजी को इस फील्ड में तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं और उसे इतना अच्छा खासा कैसे ही सैलरी मिल सकता है। कहीं ना कहीं गू ज़रूर ही यहाँ पर इंक्लूडेड है। वो इन बातों को पता लगाना चाहती थी। कंपनी से एक लेडी कॉल करती है और कहती है कंपनी की तरफ से आज एक पार्टी है और जीजी को उस पार्टी में चलना होगा। तो जीजी उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगला सीन हम लोग उस पार्टी का देखते हैं। जीजी अपनी एक और ऑफिस कलीग के साथ वहाँ पर पहुँचती है। एक बिजनेसमैन से बात करके उसे वो कॉन्ट्रैक्ट लेना था। सामने वो बिजनेसमैन था। जीजी उससे बात करने के लिए जाती है तो वो कहता है तुम्हें अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए ये ड्रिंक करना पड़ेगा। जीजी उससे कहती है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बंदा कहने लगता है तो फिर अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी सिंसेरिटी कहाँ ही नज़र आएगी और फिर मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला हूँ। जीजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तभी वहाँ पर गू बीच में आ जाता है और वैसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि जीजी जब मना कर रही है कि उसे ड्रिंक नहीं करना है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट तुम्हें भी होने वाला है। अब जब गू यहाँ पर बीच में आता है तो गू से घबरा करके वो बंदा जीजी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में ये तुम्हारे साथ है, इसी वजह से मैं तो थोड़ा सा बस इसके साथ मजाक कर रहा था। जीजी यहाँ पर वो बंदा का ऑफ़र किया हुआ ड्रिंक कर लेती है और कहती है मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी मैं आगे काम कर सकती हूँ।
गू के डर की वजह से वो बंदा तुरंत ही यहाँ पर जीजी को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देता है। गू जीजी को रोक रहा था कि वो वाइन ना पिए क्योंकि यहाँ पर इससे उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। उसने यहाँ पर जब गू को किडनी डोनेट किया है तो डॉक्टर्स उनसे बोला था कि उसे ड्रिंक नहीं करना है। अब यहाँ पर वो बंदा जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट दे करके जाता है। जीजी वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के पार्टी से निकल ही रही थी, यहाँ पर गू उसे रोकता है और वह जीजी को कहता है कि तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। जीजी कहती है, नहीं, क्या तुम मेरे बच्चे को वापस से इस दुनिया में ला सकते हो? नहीं ना, तो फिर तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। गो से कहता है, ठीक है, तो बस एक बार सिर्फ मेरे कहने पर तुम एक जगह चल लो, मैं तुम्हें कहीं लेकर के जाना चाहता हूँ, इसके बाद मर्जी तुम्हारी होगी। जीजी जानती थी कि गो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसी वजह से वो उसका बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, तुम जहाँ कह रहे हो मैं लास्ट टाइम सिर्फ वहाँ पर तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, इसके बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। वो उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और अगले दिन दोनों एक टेंपल में मिलने वाले थे। गो को फॉलो करते करते एनी भी यहाँ पर इस पार्टी में आई हुई थी और जब वह जीजी को जिंदा देखती हैं तब वह समझ जाती है कि ये तो बहुत ही गड़बड़ है, ये जिंदा है, इट मीन्स कि गो वापस उसके लाइफ में नहीं आने वाला है। जो कुछ उसके लाइफ में हो रहा था वो इन सबका जिम्मेदार यहाँ पर जीजी को मान रही होती है और उसे मारने का प्लान कर रही थी, उससे रिवेंज लेने के लिए। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि जीजी गो के आने का वेट कर रही थी, काफ़ी देर हो गया था। उसे ऐसा लगता है कि शायद गो पहले की तरह उसे धोखा दे रहा और वो नहीं आने वाला। तभी वो देखती है कि गो यहाँ पर आ रहा है और वो इस तरीके से हर सीढ़ी पर मत्था टेकते आता है। जीजी ऐसा करने का उसे रीज़न पूछती है तो गो उसे कहता है, मैंने सुना है कि इस मंदिर में ऐसा करने से हमारी जो भी विशेष होती हैं वो पूरी हो जाती है, तो मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ये विश मांगा था और ऐसा कर रहा हूँ। जीजी को गू का ये सारी बातें सिर्फ ड्रामा लग रहा था। उसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ड्रामाबाजी ही कर रहा है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जीजी उसे कहती है कि तुम्हारे ये सब करने से मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला है, मैं तुम्हें इस ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। तभी हम लोग यहाँ पर एनी को देखते हैं जो कि जीजी को गुस्से में देख करके नाइफ़ लेकर के अटैक करने के लिए आई थी, लेकिन गू यहाँ पर बीच में आ जाता है, नाइफ़ उसे लग जाता है। कहानी की एंडिंग तो कुछ यूँ होती है कि वो जीजी से माफ़ी मांगता है और जीजी उसे माफ़ कर देती है, लेकिन वो मरा, ये ज़िंदा रहा। ये तो बताया ही नहीं गया कि माफ़ करने के बाद गू के साथ रही या क्या। चलिए कहानी यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको ये रिवेंज की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी एक्सेप्ट एंडिंग, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहे। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।